डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि गर्भकालीन विषाक्तता के बारे में। गर्भकालीन विषाक्तता क्या होती है? इससे पहले हमने प्रेगनेंसी के बारे में पूरा आपको बताया है। प्रेगनेंसी क्या होता है, गर्भावस्था की स्टेज के बारे में डिस्कशन किया था, उसके साइन, सिम्टम्स, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सामान्य कष्ट एटसेट्रा, और केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में भी आपको बताया था, और प्रसव पूर्व केंद्र व उनका महत्व। अब इसमें जो टॉपिक है वो है गर्भकालीन विषाक्तता के बारे में। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, ये एक सामान्य जटिलता है, एक सामान्य समस्या मानी गई है गर्भावस्था के दौरान। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला में आपको उच्च रक्तचाप देखने को मिले, लेकिन एक सामान्य समस्या है, वो एक टेम्परेरी है जो बाद में ठीक हो जाती है। किंतु जब उच्च रक्तचाप के साथ साथ शारीरिक सूजन, ओडीमा यानी के, तथा प्रोटीन यूरिया यानी कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन का निष्कासन होता है, या फिर गर्भवती माँ को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स, फिट्स या किसी भी तरह की मसल्स में श्रिंकेज यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, या बेहोशी आने लगती है, और इसके साथ साथ अगर रक्त में इन सब बातों की वजह से, इन सब सिम्टम्स की वजह से अगर विष का समावेश हो जाता है किसी कारण से, तो तब स्थिति जो है विषाक्त हो जाती है। और इस स्थिति की गंभीरता के कारण उसको हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी या गर्भकालीन विषाक्तता कहते हैं। अगर ये लक्षण एवं संकेत बार बार देखने को मिले तो उसे गर्भकालीन विषाक्तता कहा जाता है। यानी कि विषाक्तता का जो अर्थ है वो है रक्त में विष का समाहित होना। किंतु ये जो बीमारियां हैं, जैसे सूजन है, प्रोटीन यूरिया है या हाई ब्लड प्रेशर है, इनमें से किसी से भी रक्त में अगर विष उत्पन्न नहीं होता है, तो इसलिए शाब्दिक अर्थ विषाक्तता सर्वथा ही अनुपयुक्त, अनुचित शब्द है। और चिकित्सा की दृष्टि से चूंकि टॉक्सीमिया या विषाक्तता में गर्भवती स्त्री एवं गर्भस्थ शिशु को गंभीर रूप से स्वास्थ्य हानि होती है, यहाँ तक कि कभी कभी उनकी जान जाने का भी खतरा हो जाता है। इसलिए इस पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनमें से किसी भी तरह की समस्या जो है गर्भवती स्त्री को ना होने पाए। और जो भी इससे पहले केयर बताई गई है कि क्या केयर करनी चाहिए, किस तरह का आहार देना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, और उसके फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है तो विषाक्तता की जो स्थिति है उत्पन्न होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना की जाए कि प्रेग्नेंट वुमेन को टॉक्सीमिया या विषाक्तता की समस्या हो। तो अगर उन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ऐसी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। लेकिन किसी कारणवश अगर ये हो जाती है तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर यह है कि ये दो तरह की होती है। एक तो है तीव्र विषाक्तता यानी कि एक्यूट टॉक्सीमिया, और दूसरा है दीर्घ अवधि विषाक्तता यानी कि क्रोनिक। जो एक्यूट होती है वो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली नहीं होती है। अगर क्रोनिक हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे तीव्र विषाक्तता के बारे में। एक्यूट टॉक्सीमिया क्या होता है? तो जो तीव्र विषाक्तता है ये गर्भावस्था के 6 से 7वें महीने में होती है। तीव्र विषाक्तता को भी गंभीरता के आधार पर फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री एक्लैम्प्सिया और दूसरा है एक्लैम्प्सिया। तो जो प्री एक्लैम्प्सिया है ये गर्भावस्था के 16वें सप्ताह यानी कि 4थे माह से शुरू हो सकती है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर यानी कि 140/90 से भी ज़्यादा हो जाता है।
अगर इससे कम है या इतना है तो चिंता की कोई इतनी बात नहीं होती है। अगर इससे ऊपर बढ़ जाए तो विषाक्तता का पूरा भय रहता है। गर्भवती स्त्री को शारीरिक सूजन हो जाती है और यूरिन से उसका प्रोटीन का निष्कासन होने लगता है। जो प्री एक्लैम्प्सिया है अधिकांश तौर पर उन महिलाओं को अधिक होता है जिनका पहला गर्भ हो, गर्भ में जुड़वा बच्चे हों, स्त्री को मोटापा बहुत अधिक हो और उसकी एज जो सामान्य एज होती है उससे अगर अधिक हो जाती है, स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसे किसी तरह की बीमारी है या शारीरिक या मानसिक रूप से वो परेशान रहती है, चिंतित रहती है, हर वक्त वो किसी न किसी तनाव में रहती है, उसको ठीक से नींद नहीं आती है, ठीक से खाना नहीं खाती है, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारण भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अगर गर्भावस्था में स्त्री की उचित देखभाल नहीं की जाए तो यह रोग होना संभव है। अगर उचित रूप से उसकी देखभाल की जाती है तो इस रोग के बारे में किसी भी तरह की संभावना नहीं होती। नियमित रूप से रोगी का स्वास्थ्य परीक्षण इसलिए करवाना अति अनिवार्य होता है क्योंकि प्री एक्लैम्प्सिया ये मात्र लक्षणों की ही नहीं, संकेतों के द्वारा भी इसकी पहचान की जा सकती है। अगर ऐसे संकेत मिलें जिनसे प्री एक्लैम्प्सिया होने का आभास हो तो गर्भवती स्त्री का समुचित उपचार किया जाना चाहिए जिससे कि इस रोग की गंभीर स्थिति एक्लैम्प्सिया का सामना न करना पड़े तथा गर्भस्थ शिशु व गर्भवती मां की जान को भी बचाया जा सके। तीव्रता व उच्च रक्तचाप के अनुसार प्री एक्लैम्प्सिया को भी आगे कई भागों में बांटा गया है, जैसा कि पहला है पोटेंशियल प्री एक्लैम्प्सिया, माइल्ड प्री एक्लैम्प्सिया, एमिनेंट एक्लैम्प्सिया और तीव्र एक्लैम्प्सिया। पोटेंशियल प्री एक्लैम्प्सिया में जो ब्लड प्रेशर है 140/90 रहता है। मंद प्री एक्लैम्प्सिया में काफी बढ़ जाता है, यह 140/100 से भी ऊपर चला जाता है। तीव्र एक्लैम्प्सिया में यह 160 और जो नीचे वाला 105 से 110 तक चला जाता है तथा तीव्र एक्लैम्प्सिया में 180/120 भी हो जाता है। तो इस तरह से स्थिति गंभीर होती चली जाती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर है कि प्री एक्लैम्प्सिया की चाहे कोई भी स्थिति हो तो उसमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या संकेत हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो पहला ये है कि जो रैपिड इंक्रीज इन वेट, यानी कि जो वजन है, जो वेट है, उसमें बहुत अत्यधिक वृद्धि वो देखने को मिलती है। गर्भावस्था में ये सामान्य है कि शारीरिक वजन में वृद्धि होती है, किंतु वृद्धि अगर एक जो उसकी बढ़ोतरी है, जो उसका इंक्रीज इन वेट है, एक निश्चित मात्रा और अनुपात में हो रहा है तो सही है, किंतु अगर एक निश्चित मात्रा और अनुपात से वो बहुत अधिक वेट बढ़ने लगता है तो चिंता का विषय है। तो गर्भकाल के तीसरे माह से गर्भवती स्त्री के वजन में प्रति सप्ताह आधा किलो वजन की वृद्धि सामान्य है। वजन में वृद्धि का मुख्य कारण होता है कि जो उस मां के अंदर बच्चा पल रहा होता है, भ्रूण का विकास होता है, अपरा और इन सब कारणों से उसका वजन बढ़ता है। लेकिन अगर सामान्य से उसकी मैंने अभी बताया कि वजन में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है तो चिंता का विषय होता है। प्री एक्लैम्प्सिया की स्थिति में असामान्य तौर पर वृद्धि होती है और प्रति सप्ताह वजन में 1 किलोग्राम तक की वृद्धि होने लगती है, क्योंकि प्री एक्लैम्प्सिया में जो एक्स्ट्रा सेलुलर सैप है उसमें जल जमा होने लगता है और बाहरी कोशीय रस की मात्रा 6 से 6.5 किलो तक बढ़ जाती है तथा गर्भकाल के दौरान गर्भवती स्त्री की नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए और उसका वजन वो
देखते रहना चाहिए ताकि प्री एक्लैम्प्सिया के संकेत दृष्टिगोचर होते ही यानी कि उनका पता चलते ही उनका निदान समय पर किया जा सके और किसी तरह की समस्या जो है सामने ना आए। दूसरा जो लक्षण है वो है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। तो जो सामान्य रक्तचाप होता है वो जैसा कि 120 और 80 माना जाता है, लेकिन अगर वो जो है काफी बढ़ जाता है 140 और 90 से भी ऊपर चला जाता है तो विषाक्त स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धमनी और शिराएं फूलने लगती हैं। रक्तचाप अधिक हो जाने से कारण हार्डिक रहता है, चक्कर रहता है, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, आंखों के सामने जो है धुंधलापन जैसे कष्ट जो है उत्पन्न होने लगते हैं, नींद नहीं आती है, जो स्त्री है बहुत ही तनाव में रहती है और बेचैनी रहती है, उसको अनिद्रा रहती है। इस तरह के सारे संकेत अगर देखने को मिलते हैं तो उसकी अधिक देखभाल और उपचार की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करें तीसरा जो है इसका सिम्टम है वो शारीरिक सूजन यानी कि ओडिमा अगर उसमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो 75% गर्भवती महिलाओं में ये देखने को मिल सकता है और गर्भावस्था के अंतिम माह में ये कष्ट अधिक बढ़ जाता है। पैरों में शारीरिक सूजन अधिक होती है। जैसे मैंने कहा कि टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी जो है कुछ कारणों से होती है और ये जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं में देखने को मिले। कुछ रीजंस हैं जो आपको शुरू में बताए गए हैं, अगर वो सब रीजंस हैं तो ये देखने को मिलती है। तो अंतिम माह में ये कष्ट अधिक बढ़ जाता है। पैरों में शारीरिक सूजन हो सकती है। कष्ट अधिकतर 8 से 12 घंटे में दूर हो जाता है। यदि यह सूजन 12 घंटों से अधिक रहती है और हाथ, मुंह व पेट वाले एरिया में बढ़ जाती है तो उसे असामान्य माना जाता है। और इस प्रकार की सूजन का कारण जो है केवल विषाक्तता ही नहीं है, किंतु कभी-कभी हृदय रोग, एनीमिया के कारण भी शिकायत हो सकती है। इसलिए सूजन वाले स्थान को उंगली से दबाने पर जो एक गड्ढा सा बन जाता है जो थोड़े समय तक बना रहता है और अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो तुरंत जो है उसका उपचार करवाना चाहिए और सिर दर्द और आलसे की शिकायत भी बनी रहती है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का होना। प्रोटीन की उपस्थिति जो है विषाक्तता की स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाने पर पाई जाती है और बहुत अधिक 24 घंटों की अवधि में ये काफी मात्रा में जो है यूरिन से निष्कासित होता है तो प्री एक्लैम्प्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसका जो टेस्ट है उसके द्वारा इसका एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा इसका पता लगाया जाता है और आजकल ये जो टेस्ट है विशिष्ट प्रकार के पेपर के द्वारा उसके रंग बदल जाने से किया जाता है। फिर है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो विषाक्तता की तीव्रता के आधार पर सिम्टम्स और साइंस जो उत्पन्न होते हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए इसका जो है उपचार किया जाना चाहिए। अगर तुरंत उपचार नहीं मिलता है तो एक्लैम्प्सिया जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी स्थिति जो है सरलता से उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्री एक्लैम्प्सिया मतलब एक्लैम्प्सिया से पहले की जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, तो वहीं पर उसका तुरंत उपचार कर देना चाहिए, अन्यथा स्थिति जो है एक्लैम्प्सिया तक पहुंच सकती है। तो सबसे पहले ये है कि गर्भवती स्त्री को रेस्ट यानी कि आराम की आवश्यकता होती है। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम या साइंस उसमें देखने को मिलते हैं तो उसे रेस्ट जो है करवाना चाहिए, विश्राम की अवस्था में उसको रहना चाहिए। फिर यह है कि उसको नियमित आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और प्रोटीन और वसा बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। कार्ब्स दिया जा सकता है, कैलोरीज उसको पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए और नमक आवश्यकता अनुसार दिया जाए और मतलब कि जो पेय भोज्य पदार्थ हैं, तरल भोज्य पदार्थ उसको दिए जाने चाहिए। पानी का सेवन को कम नहीं करना चाहिए बल्कि अधिक लेने के लिए प्रोत्साहित
करना चाहिए। तो जो भी उसका आहार है, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार होना चाहिए। तो इस स्थिति को वहीं पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो ये है कि उसके आहार और उसके रेस्ट के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। उसको तनाव मुक्त रखना है, किसी तरह की उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नचित रहनी चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान जो है अनिवार्य होता है। और फिर भी अगर लगता है कि स्थिति बहुत गंभीर है तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, उसके टेस्ट करवाने चाहिए और जो है नियमित रूप से उसका ब्लड प्रेशर जो है चेक करते रहना चाहिए ताकि उसको समय से नियंत्रित किया जा सके। फिर नंबर 2 है, अगर एक्लैम्प्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या होता है। तो प्री एक्लैम्प्सिया में उत्पन्न होने वाले लक्षण अगर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, भयंकर रूप ले लेते हैं, तो उसको एक्लैम्प्सिया कहा जाता है। पीड़ादायक पेशीय संकुचन व बेहोशी के दौरे इसमें पड़ सकते हैं और कभी कभी जान जाने का भी खतरा रहता है। यदि यह स्थिति गर्भ के 36 सप्ताह से अधिक समय अवधि की हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। तो एक्लैम्प्सिया के सिम्टम्स क्या हैं? अधिकांश तौर पर महिलाओं में प्री एक्लैम्प्सिया के लक्षण जो हैं समान होते हैं, जैसे सिर दर्द है, जी में चलाना है, दृष्टि में धुंधलापन है, वॉमिटिंग्स है, आँखों में बिजली जैसा चमकना, प्रकाश से भयभीत होना, अंधापन, उदर में पीड़ा होने की शिकायत रहती है और हाई ब्लड प्रेशर इसमें हो जाता है। एक्लैम्प्सिया में पीड़ादायक संकुचन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जिनकी पहचान करना आवश्यक होता है और इस संकुचन में कोमा या मूर्छा की स्थिति भी उपलब्ध हो जाती है। इस तरह के सिम्टम्स अगर गंभीर रूप धारण कर लेते हैं तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास इसका उपचार करवाना चाहिए, चिकित्सक को दिखाना चाहिए। किसी भी तरह का इसमें जो है लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर एक्लैम्प्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसका उपचार कैसे किया जाए। तो समय पर डॉक्टरी सलाह लेकर इलाज करवाया जाना चाहिए ताकि स्थिति अधिक गंभीर ना हो। प्रसव पूर्व की सेवा यदि नियमित परीक्षण व देखभाल से की जाए तो एक्लैम्प्सिया की गंभीरता जो है कम हो जाती है। प्रत्येक टेस्ट में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, जो वजन है, ब्लड व यूरिन की जांच करा लेना अनिवार्य होता है। एक्लैम्प्सिया के उपचार के लिए हॉस्पिटल में जो है उसको एडमिट करा करके निरंतर चिकित्सक और नर्स की निगरानी में रखने की आवश्यकता होती है ताकि वहाँ पे समय समय पर हर तरह की जांच जो है होती रहती है। इससे जो है उपचार सही हो जाता है और हर जो उसके शारीरिक वजन है, ब्लड प्रेशर इत्यादि सभी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। मानसिक रूप से शांत व संयम बनाए रखने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, प्रसन्नचित वातावरण होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, किसी तरह का शोरगुल नहीं होना चाहिए और पूरा विश्राम दिया जाना चाहिए, नींद भरपूर ली जानी चाहिए ताकि उसको किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। और फिर भी अगर उसकी स्थिति में सुधार नहीं आता है तो सिजेरियन या शल्य क्रिया द्वारा जो है डिलीवरी करनी अनिवार्य हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोनिक टॉक्सिमिया क्या होता है, दीर्घ अवधि टॉक्सिमिया। तो इसमें जो दीर्घ अवधि वाला है, क्रोनिक वाला, उसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो हाई ब्लड प्रेशर की है, दूसरा है रेनल डिजीज यानी कि गुर्दे की बीमारी। पहला है हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। इसमें रक्तचाप काफ़ी बढ़ जाता है, 150/100 हमेशा बना रहता है, जिसके कारण शरीर में कंपन, पसीना, शरीर का सफ़ेद पड़ जाना और सिर दर्द, हेडेक वगैरह बना रहता है। इस स्थिति को अत्यंत गंभीर माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क की धमनियों के फटने का डर रहता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। हृदय गति के रुक जाने का खतरा रहता है। शारीरिक वजन वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने के लिए दवाइयों का उपयोग
अनिवार्य हो जाता है और हर तरह की टेस्ट, ब्लड टेस्ट है या यूरिन टेस्ट है, उसकी नियमित जांच होनी चाहिए। फिर है कि अगर आवश्यकता पड़े तो उसको पर्याप्त नींद लेने के लिए दवाई देकर के पूर्ण विश्राम दिया जाना चाहिए। मानसिक चिंता, तनाव, क्रोध, भय की स्थिति से दूर रखा जाता है। रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने के लिए दवाइयों का प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर अगर गुर्दे की बीमारी है तो इस बीमारी को पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। इस बीमारी का प्रारंभ बाल्यावस्था से ही होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु ई कोलाई यूरिन का जो मार्ग है उस पर आक्रमण करता है और यह सरलता से संक्रमण को फैलाता है। इसमें फीवर रहता है, नाड़ी गति बढ़ जाती है और यूरिन की मात्रा जो है कम होने लगती है। गुर्दे की बीमारी में फीवर रहता है, शरीर में दर्द रहता है, सूजन रहती है, नाड़ी गति बढ़ जाती है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहती है। तो इसके उपचार के लिए लंबे समय तक औषधि द्वारा आराम कराया जाता है। तरल पदार्थों का सेवन अधिक कराया जाता है और जो भी उसकी स्थिति है, जो भी टेस्ट किए जाते हैं समय समय पर उसका जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न करने से रोका जाता है। शिराओं द्वारा ग्लूकोज दिया जाता है। एंटीबायोटिक औषधि के द्वारा संक्रमण की स्थिति से दूर रखा जाता है। गुर्दे की जो कार्य क्षमता है उस पर निगरानी रखी जाती है और गर्भवती स्त्री को इस तरह से लिटाया जाए कि गुर्दे पर दबाव नहीं होना चाहिए। पसीने द्वारा यूरिया निष्कासित होता है, उसके लिए कॉटन के वस्त्र पहनने चाहिए ताकि पसीना सूख सके। तो ये जो बीमारियां हैं ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसका समय पर उपचार जो है किया जाना चाहिए और इस तरह की कुछ भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो शीघ्र ही अस्पताल में कुशल चिकित्सक की देखरेख में उसे रखा जाना चाहिए ताकि समय पर उसका उपचार किया जा सके। थैंक यू।